हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अभी तक इस वीक हमने बहुत सारे चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और अब हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का फ़ायदा क्या होता है कि आप बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजीली पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाते हो। अब रिवाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो उससे आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं, आपका रिवीजन होता है बच्चों चैप्टर के मेन इवेंट्स से, कि भाई चैप्टर में ये मेन इवेंट्स थे और इनके ज़रिए मैंने अपनी तैयारी की है। मतलब कि आपके सारे मेन इवेंट्स रिवाइज हो जाते हैं, चैप्टर की वोकैबुलरी रिवाइज हो जाती है, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, सारे कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से अब वापस से चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ रहा है, नहीं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ आपका चैप्टर भी प्रैक्टिस हो रहा है। जो भी चैप्टर में दिया हुआ था, जो भी लाइन्स थी, जो भी उनके डायलॉग्स थे, सब कुछ आपका वहाँ से रिवाइज हो जाता है। तो जितना, और एग्जाम में क्वेश्चन तो आती हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो जितना हो सके जितने सारे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि चैप्टर भी बार बार फिर रिवाइज हो जाते हैं और एज सच आपको फिर से बुक उठाकर बैठना नहीं पड़ता कि अब मुझे फिर ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। ये रहा एक्सट्रैक्ट 1। क्या कह रहा है हमारा? कहता है Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. His mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed too large. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. एक सेकंड, ये हैंग हो जाता है बीच में. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him rather boring. अब एल्बर्ट जो है, उनका जन्म हुआ था 14 मार्च को, ठीक है। उनकी जो मम्मी थी उनको लगता था एल्बर्ट थोड़ा सा फ्रीक है, मतलब क्रेजी टाइप का है। क्यों लगता था? क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका जो सर है ना, वो नॉर्मल बच्चों के जो सर होते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा है, और 2.5 साल की एज तक भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीखा था, और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक चीज़ को 2 बार दोहराया करते थे, राइट। सो व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली बोलना ही सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और इसलिए आइंस्टीन को, और कहीं ना कहीं आइंस्टीन को पता भी नहीं था कि उन्हें दूसरे बच्चों के साथ एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। एंड उसके जो प्लेमेट्स होते थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। तो मतलब उनके लिए आइंस्टीन जो है वो काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान था। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टीन जो है वो इतना ज़्यादा सोशल नहीं था, और मुझे लगता है कि उसको नहीं पता था कि दोस्तों के साथ कैसे खेलते हैं या घुलते मिलते कैसे हैं, वो सब चीज़ें उन्हें नहीं पता थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक ही वॉज अ फ्रीक? अभी आइंस्टाइन की मम्मा क्यों सोचती हैं कि वो एक फ्रीक थे? हिज हेड अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज एट बर्थ। सबसे पहली चीज़ क्या थी? उनका जो सर था वो उन्हें लगता था कि भाई बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। ही हैड डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, और उनका जो स्पीच डेवलपमेंट था वो डिले हो चुका था, मतलब 2.5 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ भी बोलना नहीं सीखा था। विच वरीड हिज मदर, जिस चीज़ ने कहीं ना कहीं उनकी मम्मी को टेंशन में डाल दिया था। एंड मेड हर थिंक ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और इसी के कारण उनकी मम्मी सोचती थी कि भाई मेरा बच्चा जो है ना वो दूसरे बाकी के जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड आइंस्टाइन्स अर्ली बिहेवियर सेट हिम अपार्ट फ्रॉम हिज पियर्स? अभी उसका जो अर्ली बिहेवियर था, मतलब स्टार्टिंग के टाइम का उसका जो बिहेवियर था, कैसे वो उसके बाकी के लोगों से उसको अलग करता है, मतलब हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज पियर्स, है ना, कि भाई जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके जो सखी संबंधी हैं, उसके जो फैमिली वाले हैं या बाकी के लोग हैं, उनसे कैसे वो उसको अलग करता है, ये बताओ। जल्दी से बताओ। और आप साथ के साथ ही कमेंट करके पूछ भी सकते हो, जो भी डाउट आ रहा हो आप लोगों को, तो आप कमेंट करके साथ के साथ पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। यस, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? ही वॉज क्वाइट विदड्रॉन एंड डिडेंट इंटरैक्ट वेल विद अदर चिल्ड्रन। अभी पहली बात तो वो शांत रहते थे, दूसरा वो विदड्रॉन, मतलब अपनी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे अपने बाकी के दोस्तों के साथ। एंड डिडेंट इंटरैक्ट वेल विद अदर चिल्ड्रन, और बाकी के लोगों के साथ मिलना जुलना जो है, इंटरैक्ट करना, बाकी के बच्चों के साथ खेलना कूदना, वो सब वो नहीं करते थे, ठीक है। ही डिडेंट स्पीक अंटिल ही वॉज 2.5,
2-2.5 साल तक के हो गए थे वो, मतलब 2.5 साल के जब हो गए थे वो, तब तक उन्होंने बोलना सीखा ही नहीं था. एंड इवन देन रिपीटेड हिज वर्ड्स मेकिंग हिम सीम ऑड टू अदर्स. और कहीं ना कहीं वो अपने वर्ड्स को रिपीट करते थे जिसकी वजह से बाकी लोगों को वो थोड़े से अजीब लगते थे. तो इसीलिए मुझे लगता है जो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था वो दोनों तरफ से ही नहीं हो पा रहा था. है ना, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज दिस पैसेज रिवील अबाउट चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशन? ये पैसेज चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या रिवील करता है? सोचने वाली बात है. इट शोज दैट चिल्ड्रन हु डोंट कन्फर्म टू टिपिकल बिहेवियर पैटर्न्स. हमारे समाज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल होना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है ना. अगर बच्चा थोड़ा सा भी, जैसे मेरी बेटी है वो 1.5 साल की है, मुझे हर टाइम उसकी चिंता लगी रहती है कि 1 साल पे ये डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, 12 महीने की है तो ये हो जाना चाहिए. इनफैक्ट ये तक बोल दिया जाता है कि भाई अगर 1.5 साल की बच्ची है ना तो उसको 30 to 40 वर्ड्स बोलने आने चाहिए. तो मैं लिटरली काउंट करने लग जाती हूँ कि भाई मेरी बच्ची कितने वर्ड्स बोलती है, क्या क्या बोल लेती है वो, और अगर कम है तो मुझे टेंशन होती है. तो क्यों टेंशन हो रही है? अभी ठीक है कोई बात नहीं, अगर 1.5 साल में नहीं सीख रही 2 साल में सीख जाएगी, है ना, सीख जाएगी. बट ये टेंशन होती है आपको क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं. मतलब उस टाइम पे पता नहीं, बट हाँ आजकल तो जेन्युइनली डर लगता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लेट बोलना सीख रहे हैं, है ना. तो देखो वो कह रहे हैं कि ये जो टिपिकल बिहेवियर पैटर्न होता है बच्चों का उससे अलग हो गया है आर ऑफन मिसअंडरस्टूड और लेबल्ड अनफेयरली. इनको हमेशा गलत समझा जाता है और इनको अलग तरीके से लेबल कर दिया जाता है कि पागल है, ऐसा है, वैसा है, डेवलप नहीं है, फुल्ली डेवलप नहीं है, इवन इफ दे आर ब्रिलियंट इन अदर वेज. अब देखो आइंस्टीन को भी यही चीज़ें थी कि जो मतलब अगर अभी के टाइम पे ऐसा हो जाए ना कि 2.5 साल तक बच्चा बोल नहीं रहा, जो भी चीज़ें बोल रहा है वो 2 बार बोल रहा है, समाज उसको पागल घोषित कर देता है, राइट, कि भाई पागल है इसका बच्चा, क्रेजी है. पर ये नहीं पता कि आइंस्टीन ऐसा था. समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसेज पढ़िए फटाफट से. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अभी उसके जो हेडमास्टर है, आइंस्टीन के जो हेडमास्टर हैं, क्या कहते हैं वो, आइंस्टीन के हेडमास्टर ने एक बार बोला उसके पापा को कि आपका बेटा किसी चीज़ के लायक नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग. ऐसे बोल दिया सीधा कि भाई वो कभी भी लाइफ में कुछ भी करेगा वो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. आप सोचो किस तरीके से बात की जा रही है. तो आइंस्टीन जो है उसने वायलिन बजाना सीखा 6 साल की उम्र में क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी, और उसने अपनी ये हॉबी जो है वो एंड तक कंटिन्यू रखी. मतलब ऐसा नहीं था कि उसने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, बट हाँ उसने उस हॉबी को हमेशा जिंदा रखा अपने. ठीक है, जिंदा रखा मतलब एज इन कि छोड़ा नहीं, वो एज अ हॉबी उन्होंने बिल्कुल एंड तक कैरी किया. क्या है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द हेडमास्टर्स कमेंट अबाउट आइंस्टीन सजेस्ट. यहाँ पे जो हेडमास्टर का कमेंट है वो आइंस्टीन के बारे में हमें क्या बताता है बच्चों, क्या चीज़ दर्शाता है? इट रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल ऑफन मिसजज अदर्स बेस्ड ऑन नैरो डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस. ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो लोग हैं वो अक्सर मिसजज करते हैं, मतलब लोगों को गलत समझते हैं, गलत राय बना लेते हैं दूसरों की बेस्ड ऑन नैरो डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस. कि हमारी समाज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं, अगर ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप खरे उतरते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो. Right? The headmaster saw Einstein as a poor student and underestimated his potential. आइंस्टाइन ने मतलब उनके हेडमास्टर ने उसको एक बेवकूफ़ बेचारा स्टूडेंट समझा और फिर बोला कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और उसके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया. तो मुझे लगता है हम बहुत सी बार कई चीज़ों के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद बहुत केपेबल हैं चीज़ों के, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके आसपास के उनके टीचर्स ऐसे हैं या फैमिली ऐसी है जिनके सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे. समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टाइन्स म्यूजिकल जर्नी बिगिन. उनकी ये जो म्यूजिकल जर्नी है बच्चों ये कैसे शुरू हुई, उनकी म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुई. हिज मदर इंट्रोड्यूस्ड हिम टू वायलिन एट एज 6. भाई 6 साल के जब वो थे तब उनकी माँ ने उनको क्या किया था, अब बोला था कि तू ये बजाना सीख. दो इट बिगैन एज हर विश, ही एम्ब्रेस्ड इट एंड बिगैन
बिकेम हाईली स्किल्ड। अभी उन्होंने ऐसे ही मज़े मज़े में शुरू किया था, पर बाद में जो है वो बहुत अच्छे हो गए थे वायलिन बजाने में, कंटिन्यूइंग टू प्ले इनटू अडल्टहुड, और वो लगातार बड़े हो गए जब तक भी उस चीज़ को उन्होंने बजाया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज दिस पैसेज रिवील अबाउट आइंस्टाइन्स पर्सनैलिटी। अभी ये पैसेज आइंस्टाइन के पर्सनैलिटी के बारे में क्या रिवील करता है। Despite being judged early on, Einstein was multi-talented। भाई किस चीज़ के बावजूद, कि इतनी छोटी उम्र में भी जज होने के बावजूद वो मल्टी टैलेंटेड थे। ठीक है, ही वैल्यूड क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन बियॉन्ड अकेडमिक्स। उन्होंने क्रिएटिविटी को अकेडमिक्स के बियॉन्ड वैल्यू किया। उनको ये स्कूल का सिस्टम समझ में ही नहीं आता था। एज सीन इन हिज डेडिकेशन टू म्यूज़िक, क्योंकि हम देख सकते हैं भाई उनका जो डेडिकेशन था म्यूज़िक को लेके, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ अकेडमिक्स तक ही अपने आप को सीमित रखा। वायलिन बजाने में भी वो बहुत अच्छे थे, है ना, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़िए जल्दी से, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, तुम पढ़ो अभी। पढ़िए। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, he felt so stifled that he left school for good. The previous year, Albert's parents had moved to Munich and left him behind with relatives. Einstein was also unhappy with the school's rigid discipline and the lack of creative freedom. क्या कह रहे हैं, आइंस्टीन को स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन, रेजिमेंटेशन मतलब हो जाते हैं जो रूल्स और डिसिप्लिन वाली चीज़ें हो जाती हैं, उसे बोलते हैं हम रेजिमेंटेशन। तो स्कूल के अंदर जो एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उससे प्रॉब्लम थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर उनकी नहीं बनती थी उनके स्कूल के टीचर्स के साथ। ठीक है, एट द एज ऑफ 15 ही फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड। उनको इतना ज़्यादा मतलब कूढ़ने लगे वो स्कूल के अंदर, ठीक है, कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू म्यूनिक। उससे एक साल पहले क्या हुआ था कि भाई उनके पेरेंट्स म्यूनिक मूव कर गए थे। एंड लेफ्ट हिम बिहाइंड विद रिलेटिव्स, और फिर उन्होंने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। ठीक है, आइंस्टीन वॉज ऑल्सो अनहैप्पी विद द स्कूल्स रिजिड डिसिप्लिन, और आइंस्टीन भी खुश नहीं थे स्कूल के इस रिजिड डिसिप्लिन वाले चीज़ से। एंड द लैक ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, क्योंकि उनके स्कूल के अंदर जो था ना, हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था। ठीक है, तो उनको मज़ा नहीं आता था। वो सोचते थे यार मैं इस क्लास के अंदर बैठा हूँ और जिस तरीके से ये मुझे पढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्यों ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मुझे हिस्ट्री की ये सब डेट्स वगैरह क्यों जाननी है। ठीक है, इन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो हमें आगे लाइफ के अंदर यूज़ आएंगी, हमें वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए। उसकी जगह ये हमें क्या पढ़ाने में लगे हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको एक्चुअली स्कूल का कल्चर समझ में नहीं आता था। उनको ये समझ में नहीं आता था कि बच्चों को कुछ भी पढ़ने की आज़ादी क्यों नहीं है, मतलब जो चीज़ वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं, वो वाली आज़ादी बच्चों को क्यों नहीं है, ये बुक्स वाली चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल डिड आइंस्टीन डिसलाइक। क्या चीज़ें थी स्कूल के बारे में जो आइंस्टीन को पसंद नहीं थी। क्या थी, ही डिसलाइक्ड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड द प्रेशर टू कन्फर्म। अभी उनको क्या क्या पसंद नहीं था, उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं था, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि भाई क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है स्कूल के अंदर, वही बुक वाली पढ़ाई करने को बोलते रहते हैं। एंड द प्रेशर टू कन्फर्म, कि भाई मुझे प्रेशर टू कन्फर्म का मतलब पता है क्या हो जाता है, कि मुझे इन लोगों के बीच में सेटल होना है, ये जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं होना चाहिए, अगर मैं वैसा नहीं हूँ, उनसे थोड़ा सा अलग हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, क्रेजी हूँ। द स्ट्रक्चर्ड अथॉरिटेरियन सिस्टम डिड नॉट सूट हिज फ्री थिंकिंग, और उसका ये जो स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टम था स्कूल का, वो उसकी फ्री थिंकिंग के लिए नहीं बना था। ठीक है, तो ये ही कुछ मुझे लगता है कि चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी के लोगों से अलग बनाती है। जब आप जीनियस हो, जब आप that's why you are different from others, right? That is the only reason you are different from others. समझे? बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने कितने कर लिए हैं, 3 पैसेज कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Why did Einstein leave school at the age of 15? आइंस्टीन ने स्कूल क्यों छोड़ा? 15 साल की एज के अंदर उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा? He felt suffocated and unhappy due to the rigid educational methods.
क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अनहैप्पी फील कर रहे थे इन रिजिड एजुकेशनल मैथड्स की वजह से एंड क्लैशेस विद टीचर्स, और टीचर्स के साथ उनके बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे। दिस लेड हिम टू क्विट स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, और इसी के कारण उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। व्हाट डज दिस पैसेज टेल अस अबाउट आइंस्टाइन्स वैल्यू एज अ लर्नर? ये जो पैसेज है फिर ये हमें क्या बताता है आइंस्टाइन की वैल्यू के बारे में, कि एज अ लर्नर मतलब कि वो क्या वैल्यू करते थे, आइंस्टीन की नज़रों में किन चीज़ों की वैल्यू थी, ठीक है, एज अ लर्नर, कि वो सीखने वाले हैं तो अब वो किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, कि कैसी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। आइंस्टीन वैल्यूड इंडिपेंडेंस। सबसे पहली बात तो उन्हें फ्रीडम चाहिए था कि मैं जो पढ़ना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर पाऊँ, ठीक है। क्रिएटिविटी चाहिए थी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी उनको चाहिए था। ही डिड नॉट थ्राइव इन ट्रेडिशनल एनवायरमेंट्स दैट रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी, कि भाई उनको इस तरीके के एनवायरमेंट में पढ़ाई नहीं करनी थी जहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कोई जगह नहीं है, आप सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा था। उस बंदे का दिमाग इतना बड़ा था, अगर तुम उसको ऐसे जकड़ने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ पॉसिबल है ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज पढ़ें। पढ़िए, पहले आप पढ़िए, 30 सेकेंड्स देती हूँ मैं आपको पढ़ने के लिए, खुद से पढ़ो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी पढ़ो। तीस सेकेंड तो बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ो। देखो, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he went to study at a university in Zurich. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो मैथमेटिक्स में, ठीक है, और वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, और आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद ही वेंट टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो चले गए थे, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अभी क्यों गए वहाँ पर पढ़ने, क्योंकि म्यूनिक के अंदर भाई बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, ज्यूरिक के अंदर थी आज़ादी, ठीक है। आज़ादी का मतलब पता है उनका, ये आज़ादी का मतलब नहीं है कि भाई मुझे रात के 12-12 बजे तक बाहर रहने को मिल रहा है या मुझे आवारागर्दी करने को मिल रही है। दैट वॉज नॉट आज़ादी फॉर आइंस्टाइन। एल्बर्ट के लिए आज़ादी थी इंटेलेक्चुअल आज़ादी, ठीक है। सो येस, आइंस्टाइन फेल्ट एट होम देयर, उसे वहाँ घर जैसा लगता था। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिल्वा मैरिक, अ सर्बियन हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। वहाँ पर ही उनकी मुलाकात जो है वो मिल्वा मैरिक के साथ हुई थी, जो उन्हें लगा कि एक क्लेवर क्रिएचर है। चलिए, why did Einstein prefer the university in Zurich over schools in Germany? कि आइंस्टीन जो है वो क्यों प्रेफर करते हैं ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी को जर्मनी के कंपैरिजन में। ज्यूरिक ऑफर्ड अ मोर ओपन एंड लिबरल एटमॉस्फेयर। क्या रीजन था कि ज़्यादा ओपन और ज़्यादा लिबरल एटमॉस्फेयर वहाँ पर था। इट एनकरेज्ड इंडिपेंडेंट थॉट एंड अलाउड स्टूडेंट्स लाइक आइंस्टीन टू फ्लरिश इंटेलेक्चुअली। तो वो वहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता था इंडिपेंडेंट थॉट को। आपका जो विचार है, ठीक है, आप आज़ाद हैं सोचने के लिए, ठीक है, एंड अलाउड स्टूडेंट, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउड किया जाता था टू फ्लरिश इंटेलेक्चुअली, कि वो फल फूल पाएँ इंटेलेक्चुअली, मतलब अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर पाएँ, अपने विजडम का इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। Who was Mileva Merrick and what role did she play in Einstein's role life? तो उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की अब कौन थी और इसने इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया। सो मिलेवा वॉज अ फेलो फिजिक्स स्टूडेंट एंड आइंस्टीन्स इंटेलेक्चुअल कंपेनियन। तो वो साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी, ठीक है, फिजिक्स की स्टूडेंट ही थी और बहुत ही बढ़िया थी दिमाग से। दे लेटर मैरिड एंड शी लाइकली इन्फ्लुएंस्ड हिज साइंटिफिक थिंकिंग इन हिज अर्ली ईयर्स। और वो कह रहे हैं कि बाद में उनकी शादी भी हुई। उसकी मम्मी को तो पसंद नहीं थी एल्बर्ट की, बट फिर भी उसने शादी की उससे, ठीक है, एंड शी लाइकली इन्फ्लुएंस्ड हिज साइंटिफिक थिंकिंग, और उसने उसकी साइंटिफिक थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस किया उसके अर्ली ईयर्स में, ठीक है। बाद में इनकी बनी नहीं, टाइम वाइम नहीं दे पाते होंगे। What does this passage reveal about Albert's social circle in college?
एल्बर्ट के सोशल सर्कल के बारे में क्या रिवील होता है, मतलब इस पैसेज से अब हमें क्या पता चलता है कि एल्बर्ट का सोशल जो सर्कल था वो किस तरीके का था. सो इट शोज दैट आइंस्टीन सराउंडेड हिमसेल्फ विद इंटेलिजेंट लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. तो ये दर्शाता है कि आइंस्टीन जो है वो घिरे हुए थे या उन्होंने अपने आप को घेरा हुआ था इंटेलिजेंट लोगों से, बेवकूफ़ों से नहीं. ठीक है, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो सेम सोचते थे. ठीक है, ही अप्रिशिएटेड इंटेलेक्ट एंड कनेक्टेड डीपली विद दोज हु शेयर्ड हिज इंटरेस्ट. सो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे वो इंटेलेक्ट को कि भाई कोई है ऐसा बंदा जो जेन्युइनली इंटेलिजेंट है. ठीक है, और विजडम है उसके अंदर, वो जानता है चीज़ों के बारे में और क्वेश्चन करता है चीज़ों को. तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होते थे और डीपली कनेक्टेड फील करते थे. ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगता था उनको अपने इंटरेस्ट उनके साथ शेयर करना, और उनको वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जिनके सेम इंटरेस्ट्स होते हैं, मतलब वो भी उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो भी उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग फिर बात कर सकते हैं. चलिए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो. After graduating, Einstein worked as a technical expert in the patent office in Bern. He assessed other people's inventions, but he was actually developing his own ideas in secret. He said, I was working on my new ideas about time and space, and the whole world was not aware of it. तो ग्रेजुएशन करने के बाद आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. उन्होंने कैसे काम किया? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट भी उन्होंने काम किया है इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ही असेस्ड अदर पीपल्स इन्वेंशंस. वहाँ पे उनका काम क्या था कि जो बाकी के लोग इन्वेंशन करते हैं ना, उसमें उनकी मदद करने का काम था. बट ही वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़. पर वहाँ पर वो सीक्रेटली अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे. ठीक है, ही सेड आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू आइडियाज़ अबाउट टाइम एंड स्पेस. वो कहते हैं कि मैं अपने नए आइडियाज़ टाइम और स्पेस से रिलेटेड जो मेरा आइडिया है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. एंड द होल वर्ल्ड वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. और पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था उनका. What job did Einstein take after graduation and why was it significant? कि आइंस्टाइन ने क्या जॉब लिया था अपने ग्रेजुएशन के बाद, एंड व्हाई वाज इट सिग्निफिकेंट, और आखिरकार वो जॉब इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना. ही वर्कड एज अ पेटेंट ऑफिस एट अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, एंड द जॉब वॉज नॉट प्रेस्टिजियस. अब इतना कोई बड़ा जॉब नहीं था वहाँ पर, बट इट अलाउड हिम टाइम टू थिंक. पर वहाँ पे उनको समय मिल जाता था कि वो सोच सकते हैं नई नई चीज़ों के बारे में. ठीक है, एंड डेवलप हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, और कहीं ना कहीं अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज सीक्रेटली ही क्यों ना हो पर डेवलप कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड आइंस्टीन यूज हिज टाइम एट द पेटेंट ऑफिस प्रोडक्टिवली. अभी वो पेटेंट ऑफिस में अपना समय प्रोडक्टिवली कैसे यूज कर पा रहे थे. सो दो हिज जॉब वॉज रूटीन, ही सीक्रेटली वर्कड ऑन थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम. तो कह रहे हैं अब उनका जो जॉब था वो रूटीन था, पर सीक्रेटली वो काम कर रहे थे उन थ्योरीज के ऊपर. किन के ऊपर? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर वो काम कर रहे थे. ठीक है, अपने फ्री टाइम में, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर साइंटिफिक सक्सेस. जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर उनको जो इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली थी वो इसी वजह से मिली थी. तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फाउंडेशन उनकी वहाँ पर बन रही थी कि भाई फ्यूचर में इसी थ्योरी के बेसिस पे इतना बड़ा नाम उनका जो है वो हुआ. व्हाट थीम डज दिस पैसेज हाईलाइट अबाउट सक्सेस. अब क्या थीम निकल कर आती है इस पैसेज से सक्सेस के बारे में? सक्सेस के बारे में कुछ तो पता चलता होगा इस पैसेज से. आप लोगों को क्या समझ में आया सक्सेस के बारे में कि सक्सेस क्या है? इट शोज दैट ग्रेट अचीवमेंट्स कैन इमर्ज फ्रॉम हम्बल सेटिंग्स. कि आपका कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में, प्रेस्टिजियस कॉलेज में, प्रेस्टिजियस कंपनी में होना ज़रूरी नहीं है टू बी सक्सेसफुल. आप किसी नॉर्मल सी कंपनी में भी सक्सेसफुल हो सकते हो. आइंस्टीन्स क्रिएटिविटी एंड फोकस मैटर्ड मोर देन द प्रेस्टीज ऑफ हिज पोजीशन. कि आइंस्टीन की क्रिएटिविटी और फोकस जो है वो मैटर करता है ज़्यादा, मोर देन प्रेस्टीज ऑफ हिज पोजीशन. कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्या काम कर रहे हैं.
काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका एरिया, आप कहाँ काम कर रहे हो, आपका ऑफिस देख के हम आपकी वो नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी बड़ी MNCs में जाके बैठ जाइए, ठीक है, पर वहाँ पे अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और वहीं आप एक कोई सरकारी नौकरी देखिए जो एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, किसका लेवल ज़्यादा होता है? बताओ किसका लेवल ज़्यादा होता है? चलो नेक्स्ट पैसेज पढ़ो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। In 1905, at the age of 26, Einstein published the special theory of relativity. अब 1905 में कितने साल की उम्र में बेटा? 26 साल की उम्र में आइंस्टीन पब्लिश्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने पब्लिश की थी स्पेशल थ्योरी, किस पे? रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि भाई जो टाइम और डिस्टेंस होते हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं होते। एंड हिज फेमस फॉर्मूला, और उन्होंने एक फेमस फॉर्मूला दिया था, दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। एक्सप्लेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिस फॉर्मूला ने हमें मास और एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप समझाया था, दिस इक्वेशन मेड हिम वर्ल्ड फेमस। और ये ही वो इक्वेशन थी जिसकी वजह से उन्हें पूरे विश्व के अंदर क्या मिला था? नाम कमाया था उन्हें सक्सेस जो है वो इसी के दम पर मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वाज द कोर आइडिया ऑफ आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोर आइडिया क्या था? इट चैलेंज्ड द कन्वेंशनल आइडिया दैट टाइम एंड स्पेस आर फिक्स्ड। पहले एक बहुत कन्वेंशनल आइडिया चल रहा था, मतलब बहुत पुराने समय से एक ही बात चल रही थी कि टाइम और स्पेस जो है वो फिक्स्ड हैं। आइंस्टीन प्रपोज्ड दैट दे आर रिलेटिव। वो कहते हैं नहीं, ये रिलेटिव हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर्स मोशन, कि आपके मोशन के ऊपर निर्भर करता है ये, ठीक है। Why did E is equal to MC square make Einstein so famous? क्यों E is equal to MC square ने आइंस्टीन को इतना ज़्यादा फेमस बना दिया? The formula elegantly linked mass and energy revolutionizing physics. ये जो आइडिया था, ये जो फॉर्मूला था, इसने मास और एनर्जी का जो रिलेशन था ना उसको फिजिक्स के अंदर, मतलब ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया था। एंड इट हैड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थे भाई, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसकी वजह से ही एटॉमिक एनर्जी का डेवलपमेंट हो पाया, राइट। हाउ डज दिस पैसेज रिफ्लेक्ट आइंस्टाइन्स जीनियस? कैसे ये पैसेज ये रिफ्लेक्ट करता है कि आइंस्टाइन सच में एक जीनियस थे? तो इट हाईलाइट्स, ये रखता है हमारे सामने, क्या शो करता है? हाउ वन थियोरी एट द एज ऑफ 26 ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड मार्क्ड हिम एज वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। कि बोले एक थियोरी ने कैसे 26 साल की उम्र के एक इंसान ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, कि भाई यूनिवर्स से रिलेटेड जो लोग जो भी चीजें समझते थे उनके उस कॉन्सेप्ट को ही हिला दिया उस अकेली एक थियोरी ने, और कहीं ना कहीं उनको हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट घोषित कर दिया गया। बोले ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए। जल्दी से रीड कीजिए फटाफट। Very good. Einstein's work was considered so important that he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921. अभी आइंस्टीन का जो काम था वो माना गया इतना ज़्यादा important that उनको अवार्ड दिया गया दी नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, कि 1921 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के लिए। ही एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1933। फिर वो 1933 में यूनाइटेड स्टेट्स आ गए व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, क्योंकि जब नाजीज का पावर आ गया था जर्मनी के अंदर, बिकॉज ऑफ हिज जूइश बैकग्राउंड, और क्योंकि वो जूइश थे इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा था। एंड द नाजीज हैड बिगन अ कैंपेन अगेंस्ट हिम, और नाजीज जो थे उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है वो एक कैंपेन रन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है।
सो व्हाई डिड आइंस्टीन लीव जर्मनी एंड सेटल इन यूएसए? क्यों उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और वो इधर यूएसए में आकर सेटल हो गए थे? विद द राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी आइडियोलॉजी, हिटलर के जन्म से, मतलब हिटलर उभर कर आ रहा था उस टाइम पर, और नाजी की आइडियोलॉजी की वजह से जूज वर परसिक्यूटेड इन जर्मनी, जूज को जो है मारा जा रहा था जर्मनी के अंदर। आइंस्टीन बीइंग जूइश, अब आइंस्टीन भी जूइश थे, फेस्ड थ्रेट्स एंड फ्लेड टू यूएस फॉर सेफ्टी, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे और वो अपनी सेफ्टी के लिए ही यूएस जाकर शिफ्ट हो गए थे। What honor was bestowed on Einstein for his scientific contribution? भाई क्या ऑनर दिया गया था आइंस्टीन को उनके साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए? So he received the Nobel Prize in Physics in 1921. 1921 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर, acknowledging the significance of his theoretical contributions to science. क्यों? क्योंकि उनका ये जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था साइंस के अंदर, भाई इसके दम पे मिलेगा ना, और क्यों मिलेगा, वायलिन बजाने के लिए नहीं मिला था अब की बार, ठीक है। What theme does this passage reflect about Einstein's life? क्या थीम, उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने, मतलब इस पैसेज से क्या थीम रिफ्लेक्ट होती है उनकी लाइफ के बारे में? इट रिफ्लेक्ट्स रिजिलियंस एंड सर्वाइवल, कि कभी भी हार ना मानना और कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पाइट परसिक्यूशन आइंस्टीन्स ब्रिलियंस एंड मोरल वैल्यूज रिमेन्ड स्टेडफास्ट, कि कुछ भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ गई, कुछ भी परेशानी क्यों नहीं आ गई, भाई वो जो है उनका जो मानना था या उनकी जो आइडियोलॉजी थी, है ना, उससे वो मतलब भागे नहीं, दूर नहीं भागे, राइट। हाँ, अत्याचार हो रहा था ना बच्चों, डिस्पाइट परसिक्यूशन मतलब जो अत्याचार हो रहा था, जो वो कर रहा था हिटलर, उन सब के बावजूद। चलिए पढ़िए फटाफट से। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction caused by atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. He wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt warning him of the danger of nuclear weapons. Later he campaigned for peace and democracy. बोलते आइंस्टीन जो है वो भाई जिस लेवल का एटॉमिक बॉम्ब डिस्ट्रक्शन कर सकता था, वो उस चीज़ से मतलब उनका दिमाग बौखला गया था, ठीक है। उन्होंने जब वो हिरोशिमा और नागासाकी में देखा, ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, उन्होंने उनको लेटर लिखा, बोले सर ये बहुत भयंकर न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, एंड ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और बाद में तो उन्होंने जेन्युइनली भाई कैंपेन किया कि मत करो ये सब यार, ठीक है, वो नहीं चाहते थे। सो हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? न्यूक्लियर वेपन के यूज पर देखो, उनकी थ्योरी की वजह से ही ये एटॉमिक जो बॉम्ब वगैरह थे ये बन पा रहे थे, और अब उनको डर लग रहा था। ही वॉज डिस्टर्ब एंड सैडेंड, वो डिस्टर्ब फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था ये क्या हो रहा है भाई, ये गलत इस्तेमाल। दो हिज वर्क लेड द थियोरेटिकल ग्राउंड वर्क, उनका ही काम था, उनकी थ्योरी की वजह से ये हो पा रहा था। ही वॉज अपोज्ड टू द डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ साइंस, बट वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि भाई इस तरीके से लोगों को मारने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो। नहीं, ये नहीं करना चाहिए ना हमें। कोई चीज़ अगर हम डिस्कवर कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम उससे अपना ही नुकसान करते जाएं। और मुझे लगता है इंसानों की तो आदत होती है, कोई एक डिस्कवरी हो जाए, वो खुद के फायदे के लिए कम, नुकसान के लिए ज़्यादा कर लेते हैं हम। व्हाट एक्शन डिड आइंस्टीन टेक रिगार्डिंग एटॉमिक वेपन्स? और फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया उन्होंने उसके रिगार्डिंग? ही वार्नड प्रेसिडेंट रोजवेल्ट अबाउट न्यूक्लियर डेंजर्स एंड लेटर बिकेम एन एक्टिव वॉइस एडवोकेटिंग फॉर डिसआर्ममेंट एंड पीस। तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को बताते हैं, उनको वार्न करते हैं कि क्या क्या न्यूक्लियर मतलब क्या क्या डेंजर हैं इन चीज़ों से, और वो एक एक्टिव वॉइस बने, ठीक है। उन्होंने किस चीज़ की वकालत की भाई? पीस की, कि ये जो डिसआर्ममेंट की, मतलब ये बड़े बड़े वेपन्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए इस तरीके से, ह्यूमैनिटी का कत्ल है ये, है ना भाई। ये मैनकाइंड तो ख़त्म हो लेगा भाई। जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं वो क्या करेंगे अगर ये जो हिटलर जैसे लोग हैं अगर इनका गलत इस्तेमाल करने लगे तो? मतलब ये तो बहुत क्रेजी हो जाएगा ना, वो वाली चीज़ है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। चलिए, व्हाट डज दिस पैसेज रिवील्स अबाउट आइंस्टीन्स वैल्यू? क्या रिवील करता है ये पैसेज आइंस्टीन की वैल्यूज़ के बारे में?
आइंस्टीन वैल्यूड ह्यूमन लाइफ, पीस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पीस को कहीं ना कहीं वैल्यू दिया है। ही बिलीव्ड दैट साइंस शुड सर्व ह्यूमैनिटी नॉट डिस्ट्रॉयड। बोले साइंस तो ह्यूमैनिटी को सर्व, मतलब ये तो इसलिए होनी चाहिए कि भाई ये सेवा करे, ना कि इसलिए कि ये इसको डिस्ट्रॉय करे। मतलब हमारी मदद करने के लिए साइंस होनी चाहिए, ना कि हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट? चलिए नेक्स्ट पढ़िए पैसेज फटाफट, पढ़ो पढ़ो, 10 सेकेंड्स में ही पढ़ा जाएगा ये तो, 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आई गेस। Einstein was a world citizen. He campaigned for civil rights and was against racial discrimination in America. Despite being a global celebrity, he remained humble and used his influence to fight for justice. ठीक है, तो कह रहे हैं भाई कैसे आइंस्टीन जो है वो एक वर्ल्ड सिटीजन थे और उन्होंने कैंपेन किया सिविल राइट्स के लिए, और वो बिल्कुल अगेंस्ट थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अमेरिका के अंदर। डेस्पाइट बीइंग अ ग्लोबल सेलिब्रिटी, भाई एक ग्लोबल सेलिब्रिटी होने के बावजूद ही रिमेन्ड हम्बल एंड यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू फाइट फॉर जस्टिस, कि वो हम्बल रहे और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज किया जस्टिस के लिए, राइट? क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड आइंस्टीन व्यू हिज रोल इन सोसाइटी एंड बियॉन्ड साइंस? तो ये क्या कह रहे हैं? ये सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि भाई व्हाट डज दिस पैसेज रिवील अबाउट आइंस्टीन्स कैरेक्टर, कि ये पैसेज क्या रिवील करता है आइंस्टीन के कैरेक्टर के बारे में। आइंस्टीन वाज कंपैशनेट, प्रिंसिपल्ड एंड सोशली अवेयर। कि आइंस्टीन जो थे वो कंपैशनेट थे, प्रिंसिपल्ड थे और सोशली अवेयर भी थे। He used his fame not for personal gain but to support meaningful causes. अपने पर्सनल गेन के लिए कभी भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अपने फेम को, बट उन्होंने सपोर्ट किया, है ना, मीनिंगफुल कॉज को उन्होंने सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन बैलेंस फेम एंड ह्यूमिलिटी? आइंस्टीन ने फेम और ह्यूमिलिटी को कैसे बैलेंस किया? डेस्पाइट हिज ग्लोबल रिकॉग्निशन, भाई सारी दुनिया उनको जानती थी, उसके बावजूद आइंस्टीन रिमेन्ड ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। कि भाई अगर मेरे को सारी दुनिया जाने ना तो मैं तो पता नहीं कितना ही प्राउड मुझे हो जाए और मैं घमंड मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगेगा, ठीक है। एंड फोकस्ड ऑन कंट्रीब्यूटिंग पीस, पर उन्होंने किस चीज पे फोकस किया कि भाई मैं मतलब शांति लाऊंगा, शिक्षा लाऊंगा, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करूंगा। तो इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद, पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं आया। तुम्हारे अंदर किस चीज का आ गया बता दो फटाफट से। अभी ये जो नेक्स्ट है ना एक्सट्रैक्ट, इसको रीड करो, ठीक है, रीड करो इस एक्सट्रैक्ट को 30 सेकेंड्स के अंदर, जल्दी से रीड करो, ये रीड करो, चलो चलो इसको रीड करो। Einstein died in 1955 at the age of 76. He left behind a legacy not just of scientific thought but also of a beautiful mind, है ना, one deeply concerned with humanity, peace and ethics. His life proves that greatness comes not just from intelligence but from compassion, humility and a commitment to truth. अभी आइंस्टीन जो है उनकी डेथ हो गई थी 1955 में 76 की एज में, और ऐसा लगता है कि वो एक लेगेसी पीछे छोड़कर गए। भाई साइंस से रिलेटेड चीजें तो थी ही, बट एक बहुत ही खूबसूरत माइंड, अ ब्यूटिफुल माइंड, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच रहे थे, ठीक है, पीस के लिए सोच रहे थे। हिज लाइफ प्रूव्स दैट ग्रेटनेस कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस, और उनकी जिंदगी जो है वो ये प्रूव करती है कि ग्रेटनेस केवल इंटेलिजेंस से नहीं आती, पर आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मॉडेस्टी होनी चाहिए, और आप सच के लिए खड़े रहें, तभी आपके जिंदा होने का कोई फायदा है, अदरवाइज तो आप जिंदा तो भाई हर कोई है। What legacy did Einstein leave behind? क्या लेगेसी जो है आइंस्टीन ने पीछे छोड़ा? Beyond his revolutionary scientific theories, he is remembered for his moral vision. अपनी साइंटिफिक थ्योरीज के बावजूद वो याद किए जाते हैं अपने मोरल विजन के लिए। His dedication to peace, उनका जो डेडिकेशन था शांति को लेकर, justice and ethical responsibility. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेगेसी, ये हो गया है। व्हाट डज दिस पैसेज कंक्लूड अबाउट ट्रू ग्रेटनेस?
ट्रू ग्रेटनेस मतलब असली महानता क्या है, उसके बारे में ये पैसेज हमें क्या बताता है? ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन कंबाइनिंग नॉलेज विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, आइंस्टीन्स कंपैशन एंड कंसर्न फॉर द वर्ल्ड मेड हिम ट्रूली रिमार्केबल, कि बाकी सब चीजें तो अलग हैं पर आइंस्टीन का नॉलेज वगैरह तो बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा द ग्रेटनेस लाइज इन कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग नॉलेज, जब जो महानता होती है वो किस चीज में होती है? जब आपके पास नॉलेज भी है बट ह्यूमैनिटी भी है। नॉलेज है और आप उसका अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फायदेमंद नहीं है। फिर जैसे आजकल हैकर्स जो हैं उनके पास बहुत सारा दिमाग है बट वो लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं, गरीबों के अकाउंट्स खाली कर रहे हैं। आइंस्टाइन्स कंपैशन एंड कंसर्न फॉर द वर्ल्ड मेड हिम ट्रूली रिमार्केबल, तो आइंस्टाइन का भी कंपैशन जो था और जो कंसर्न था दुनिया को लेकर, वो ही उन्हें बहुत ज्यादा अलग बनाता है सभी से। ठीक है, यस। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर बच्चों हमने किया अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, जिसके अंदर हमें पता चला कि आइंस्टीन कितने इंटेलिजेंट थे बट साथ ही एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए उसका रंग रूप देखकर, उसकी सेटिंग देखकर, वो कहाँ काम कर रहा है, कौन बंदा कितना इंटेलिजेंट आपको नहीं पता। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।